हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा। इकोलॉजी की लास्ट क्लास के अंदर हमने ऑर्गेनिजम्स की अडेप्टेशन के बारे में पढ़ लिया था। इस क्लास के अंदर हम इकोलॉजी के नेक्स्ट लेवल के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारा नेक्स्ट लेवल है इकोलॉजी का वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के इस लेवल के अंदर हम स्टडी करेंगे हाउ व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स। पॉपुलेशन के इस लेवल के अंदर हम स्टडी करेंगे व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट ए पॉपुलेशन, इट्स पॉपुलेशन डेंसिटी, एज पिरामिड्स क्या है एंड द पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सो स्टार्ट करते हैं हम। सो व्हाट इज पॉपुलेशन? तो पॉपुलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज which can interbreed in a particular area and particular time। तो यानी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर और एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो ग्रुप है उन इंडिविजुअल का जो कि एक ही स्पीसीज के हैं जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, हम उस ग्रुप को कह देंगे कि वो पॉपुलेशन है। नॉर्मली हम उसको नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो जैसे कि 2020 के अंदर हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी है, या फिर 2020 के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है। लेट्स इमेजिन कि 135 करोड़ है। सो जब हम 135 करोड़ कहने लग रहे हैं तो वो क्या है? ग्रुप है, यानी कि वो नंबर है। ठीक है, नंबर क्या अलग अलग स्पीसीज का है? नहीं, एक ही स्पीसीज का है। एंड हम एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी यानी इंडिया की बात करने लग रहे हैं एंड 2020 यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम की बात करने लग रहे हैं, यानी एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी पे कितने इंडिविजुअल रहते हैं एक स्पीसीज के, तो हम उसको क्या कह देते हैं? पॉपुलेशन कह देते हैं। इट इज आल्सो ए सेकेंड लेवल ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी का ये सेकंड लेवल भी जो है वो भी होता है। एंड पॉपुलेशन के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट जो है वो हमें पता होना चाहिए कि एट्रीब्यूट्स इनके क्या क्या हैं। सो पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट के अंदर कई सारी चीज़ आ सकती है, जैसे फर्स्ट है बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है? नॉर्मली बर्थ होता है कि कितने इंडिविजुअल जो है पैदा होने लग रहे हैं, यानी इंडिविजुअल का पैदा होना। रेट का मतलब क्या है? किस रेट से जो है वो ग्रो होने लग रहे हैं। तो हम इसको कहते हैं इट इज ए रेशियो ऑफ लाइव बर्थ टू द टोटल पॉपुलेशन। तो अगर हम एग्जांपल लें, example, in a pond there are 100 lotus plant in previous year. In next year 10 new lotus plant ग्रो 10 नए आ गए, तो बर्थ रेट हम उसका क्या कहेंगे? बर्थ रेट 10/100, तो यानी कि 0.1 उसका बर्थ रेट जो है वो हो जाएगा। तो हम एक ईयर की करने लग रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि 0.1 इंडिविजुअल। अब वो इंडिविजुअल किसके हैं? इंडिविजुअल लोटस के हैं, तो पर लोटस, और हम ईयर की बात करने लग रहे हैं तो पर ईयर। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक बर्थ रेट हो गया। उसी तरीके से डेथ रेट भी होता है। सेकंड है हमारा डेथ रेट। अब डेथ रेट क्या होता है? डेथ रेट भी यही है, इट इज रेशियो ऑफ डेथ टू दी टोटल पॉपुलेशन। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, इन ए पॉन्ड 5 lotus plant died in this
year and the previous year population is 100, तो उसका जो डेथ रेट होगा वो कितना हो जाएगा। तो मरे कितने हैं 5, पहले थे कितने 100, तो यानी कितना हो गया 0.05 हो गया। तो ये क्या हो गया कि डेथ रेट हो गया। क्या इंडिविजुअल पर लोटस पर ईयर। ठीक है जी। तो ऑर्गेनिज्म में एंड पॉपुलेशन के लेवल के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क यही आ जाता है, क्योंकि वहां पे बर्थ होता है, डेथ होता है, लेकिन जो पॉपुलेशन लेवल है उसके अंदर बर्थ रेट होता है या फिर डेथ रेट जो है वो होता है। अगर हम इस लेवल पे देखें तो और भी अलग अलग चीजें आ जाती है। कौन कौन सी? जैसे एक है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या है? इट इज दी रेशियो ऑफ टोटल मेल या फीमेल टू दी पॉपुलेशन। तो जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें, एग्जांपल ले लें 800 अपॉन में 1000, तो 1000 जो मेल हैं उनके लिए जो है 800 फीमेल्स हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे कि 800 फीमेल ही बची हुई हैं 1000 मेल के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि सेक्स रेशो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस है। हरियाणा के अंदर तो प्रॉब्लम थी, ठीक है, अब नहीं है सच प्रॉब्लम। तो अगर सेक्स रेशो अगर मेंटेन नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है, आने वाले टाइम के अंदर जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा घटेगी। अगर पर्टिकुलरली लेडीज़ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, अगर जेंट्स की बढ़ जाए और जो अगर जेंट्स की बढ़ जाए तो वो तो है ही, अगर लेडीज़ की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए और जेंट्स की अगर कम हो जाए तो भी पॉपुलेशन जो है नॉर्मली कम ही होनी है। तो अगर सेक्स रेशियो अगर मेंटेन रहती है, यानी कि अगर इक्वलिटी अगर बनी रहती है, देन इट इज़ बेटर कि जो पॉपुलेशन जो है वो ठीक से ग्रो हो पाए। नहीं तो जो पॉपुलेशन जो है वो फिर धीरे धीरे रिड्यूस होनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एट्रीब्यूट्स के अंदर हम और भी चीज़ें ले सकते हैं। जैसे एक चीज़ होती है एज पिरामिड। एज पिरामिड क्या है? सीम्स लाइक ए पिरामिड। एज पिरामिड इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 4th एज पिरामिड। अगर मैं एज पिरामिड की बात करने लग रहा हूं तो एज पिरामिड के बारे में मैं कह सकता हूं कि इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप in a population in such a way that pre-reproductive age group at the base, reproductive एज ग्रुप एट दी, वो कहाँ होगा, एट दी मिडल एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप at the top of the pyramid। तो एक पिरामिड है, उस पिरामिड का जो बेस है उस बेस के अंदर क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव होगा, फिर उसके बाद में रिप्रोडक्टिव एंड फिर सबसे ऊपर जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एजेस। जैसे 0 से लेकर के जो 12 तक एज है वो प्री रिप्रोडक्टिव है, जनरली उसके अंदर बच्चे आते हैं, लेकिन 12 के बाद में फर्टाइल एज जो है वो स्टार्ट होने लग जाती है। तो इसके बाद में देखें एंड ऑलमोस्ट अगर हम 40-50 तक अगर हम देखें तो उसमें रिप्रोडक्शन एंड जो बेबी जो है वो डेवलप जो है वो होने लग जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है वो कहेंगे। एंड फिर 50 के बाद में जैसे जैसे होता है तो फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर नॉर्मली बच्चे जो है वो नहीं होते। तो हमने पॉपुलेशन को बढ़ने या घटने के लिए जो है डेमोग्राफी जो है वो देखने लग रहे हैं कि एज के हिसाब से कैसे कैसे उनका पैटर्न बनता है। तो
अगर हम इस पैटर्न के हिसाब से चले तो हमें 3 डिफरेंट टाइप के एज पिरामिड देखने को मिलते हैं। और जो 3 डिफरेंट एज पिरामिड है वो कुछ इस तरीके से है कि हो सकता है कि जो एज पिरामिड है उसका एक बार काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो। ये बार किसका है? प्री रिप्रोडक्टिव हो सकता है इसका बार बड़ा हो। एंड फिर उसके बाद में जो बार जो है वो छोटे बने, एक के बाद छोटे बने और छोटे बने और छोटे बने और छोटे बने। और लेट्स से ये रिप्रोडक्टिव का है और ये फाइनली जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव का है। तो यहाँ पर ये बार बड़ा है, ये बार छोटा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि जो बच्चे आते हैं इसके अंदर उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर है। एंड रिप्रोडक्टिव एज के अंदर अगर 10-10 साल के गैप के अंदर देखें तो उनकी पॉपुलेशन जो है रिलेटिवली और कम है, उनकी कम है, इनकी ज़्यादा है, इनकी कम है, इनकी कम है, इनकी यानी कि जो बूढ़े हैं उनकी पॉपुलेशन और भी ज़्यादा कम है। तो व्हाट इट मीन्स कि जो आने वाला टाइम है उसके अंदर जो बेबी जो है वो आने वाले टाइम में एडल्ट बनेंगे एंड फिर वो और ज़्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले 10-15 साल के अंदर जो पॉपुलेशन है उसके अंदर एक बहुत बड़ा बूम आने वाला है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं एंड बच्चे जब मैरी करके और जब नए बच्चे बनाएंगे तो वो पॉपुलेशन को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो जब इस टाइप की पॉपुलेशन बढ़ती है तो इसको क्या देते हैं हम? एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। और एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक क्या है? वेल इसी करैक्टरिस्टिक ये है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप है हैज़ मोर इंडिविजुअल। मोर की जगह मोस्ट लिख देता हूँ मैं, ठीक है, छोटा पड़ जाएगा। दूसरा भाई जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू डेथ रेट। एंड जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होगी इन फ्यूचर। एक दूसरे टाइप का पिरामिड जो है वो भी बन सकता है। दूसरे टाइप का पिरामिड का मतलब जैसे कि ये प्री रिप्रोडक्टिव का था एंड फिर उसके बाद में रिप्रोडक्टिव का भी बिल्कुल वैसा ही बने, यानी कि ये जितना था उतना ही ये बना। एंड फिर उसके बाद में जो बार बने वो रिलेटिवली इनके मुकाबले जो है छोटे बनने लग जाएं। तो इसका क्या मतलब है? जितना रिप्रोडक्टिव है उतना ही प्री रिप्रोडक्टिव है। इसका मतलब बच्चों की पॉपुलेशन उतनी है जितनी कि रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि जो आने वाला टाइम है उसके अंदर प्री रिप्रोडक्टिव फेज वाले यानी जो बच्चे हैं वो जब बड़े होंगे तो उतने ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेंगे जितने कि अभी पैदा होने लगने लग रहे हैं। तो क्या पॉपुलेशन बढ़ेगी? नहीं, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यही आगे चल के एडल्ट बनने हैं और एडल्ट ने जितना एम्प्लॉयमेंट बना रखा है उतनी एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो रिमेन रहेगी या फिर वो जो है बढ़ सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो बच्चे जब धीरे धीरे करके बड़े होंगे तो वहाँ तो और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम ऐसे जो पॉपुलेशन देखते हैं तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नहीं होगी। तो इस टाइप के एज पिरामिड को बोलते हैं हम स्टेबल पॉपुलेशन। और स्टेबल पॉपुलेशन के अंदर क्या होता है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं वो बराबर होते हैं किसके? रिप्रोडक्टिव ग्रुप वालों के। एंड यहाँ पर जो बर्थ रेट होता है वो बराबर है किसके? डेथ रेट के। एंड यहाँ जो पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ जो होगी वो 0 होगी, यानी कि वो पॉपुलेशन जो है आगे ग्रो नहीं करेगी क्योंकि बच्चे जो है रिलेटिवली कम है। नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके से एक पिरामिड और ही बन सकता है जिसमें हम नीचे वाला बार जो है छोटा देखें, फिर उसके बाद में जो बार है वो थोड़ा बड़ा देखें, एंड फिर उसके बाद में बार जो है फिर दोबारा से छोटा दिखे, फिर और छोटा दिखे और फिर और ज़्यादा छोटा दिखे। तो इसका क्या मतलब है? यानी जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो सबसे कम है। अगर कम है तो यानी कि वो जब बड़े होंगे और जब एडल्ट बनेंगे तो
जो एडल्ट की फ्यूचर में जो नंबरिंग है वो रिलेटिवली कम हो जाएगी, क्योंकि बूढ़ों की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने वाली है ना। क्योंकि ये जो एडल्ट होंगे ये आगे चल के क्या बनेंगे, पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी पॉपुलेशन जो है, यानी कि जो बूढ़ों की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम के अंदर बूढ़े रिलेटिवली ज़्यादा होंगे, बच्चे जब एडल्ट बनेंगे तो पॉपुलेशन जो है वो और कम होगी, जो पहले से प्रेजेंट है वो मर जाएंगे। तो इसका मतलब पॉपुलेशन आने वाले टाइम के अंदर डिक्रीज होगी। तो हम इस टाइप के जो ग्राफ होता है उसको हम कहते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। इसको हम कह सकते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के अंदर जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज के ऊपर है वो रिलेटिवली कम होते हैं एज कंपेयर टू जो रिप्रोडक्टिव स्टेज के ऊपर है। इसके अलावा यहाँ पर जो डेथ रेट है वो रिलेटिवली ज़्यादा है एज कंपेयर टू बर्थ रेट, या फिर कह सकते हैं कि जो बर्थ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। एंड यहाँ पर क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस होगी। तो इकोलॉजी के अंदर अगर हम इस तरीके से अगर पढ़ते भी हैं तो उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर हमें ये पता है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बनाना होगा, स्कूल ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, कॉलेज जो है वो ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा जनरेट करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाए तो क्राइम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ेगा। लोगों को काम मिलता रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर काम नहीं मिला तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अगर किन्हीं की स्टेबल पॉपुलेशन है या फिर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो रिसर्च के अंदर ज़्यादा जा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है जितना था उतने से ही जो है इनका काम जो है वो चल जाएगा। तो क्वालिटी एजुकेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो जैसे इंडिया जैसी कंट्री है तो वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग रही है, तो वहाँ पर मेन फोकस कहाँ पर है कि इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट बनाए। तो आप देखने भी लग रहे होंगे कि इंडिया के अंदर अलग अलग कंट्री से लोग अपनी जो फैक्ट्री जो है वो यहाँ पर खोलते हैं एंड यहाँ अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट प्लेस। उसका कारण क्या है? पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। उनकी अगर देश की बात करें तो वहाँ पर पॉपुलेशन रिलेटिवली कम है, इसी वजह से प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर उनका सेल हो जाता है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो इससे हमें ये भी आइडिया लगता है कि बिजनेस किस साइड जो है वो ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम और एट्रीब्यूट देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा और हम देखें तो एक होता है पॉपुलेशन डेंसिटी का। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? डेंसिटी तो आप लोगों को पहले भी पता होगी क्या होती है, बस अब बात यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी करने लग रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज अपॉन में टोटल एरिया, कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर के नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है वो प्रेजेंट है। तो आप जैसे कि अगर कंपैरिजन करें कि एक हरियाणा है और एक दिल्ली है तो किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा, हरियाणा की या दिल्ली की? तो दिल्ली की पॉपुलेशन रिलेटिवली कम होगी एज़ कम्पेयर टू हरियाणा। लेकिन अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें कि कितनी जगह है और वहाँ पर कितने इंडिविजुअल प्रेजेंट है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली की ज़्यादा है और हरियाणा की रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इंडिविजुअल काफ़ी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा क्यों है? क्योंकि डिफरेंट फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं डेंसिटी के ऊपर। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर, तो उसको हम देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाने के लिए कौन कौन से फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? तो नंबर 1 भाई, नंबर 1 कौन सा है? नेटिलिटी। नंबर 2 मोर्टेलिटी। नंबर 3 इमाइग्रेशन। नंबर 4 इमाइग्रेशन। नेटिलिटी क्या होता है? नेटिलिटी का मतलब होता है बर्थ। अगर कोई इंडिविजुअल पैदा हुए हैं उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर तो हम ये क्या कहेंगे कि नेटिलिटी यानी कि बर्थ हुआ है। तो इट इज़ दी नंबर ऑफ बर्थ ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर टाइम। तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर पॉपुलेशन के अंदर कितने इंडिविजुअल नए ऐड हुए हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? नेटिलिटी या फिर बर्थ हुआ है।
इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ, कि डेथ कितने हुए हैं, डेथ ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन ए पर्टिकुलर टाइम, तो उसकी डेथ कितनी हुई है, बर्थ कितनी हुई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेटिलिटी एंड मोर्टिलिटी। इम माइग्रेशन का मतलब क्या है, इट इज़ दी परमानेंट एंट्री ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन फ्रॉम आउटसाइड। तो मान लो अगर मैं दिल्ली से निकल करके हरियाणा के अंदर अगर परमानेंटली रहने लग जाऊं, तो हरियाणा के अंदर नई पॉपुलेशन जो है वो आ गई, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, इमाइग्रेशन जो है वो हो गया। सिमिलरली अगर कोई हरियाणा छोड़ के दिल्ली के अंदर जाने लग रहा है, तो जो दिल्ली है उसके अंदर तो इमाइग्रेशन हुआ है, लेकिन हरियाणा के अंदर क्या हुआ है, इमाइग्रेशन हुआ है। तो इट इज़ दी परमानेंट रिमूवल ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन फ्रॉम लोकल पॉपुलेशन। तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके लिए जो नेटिलिटी, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए जो नेटिलिटी है यानी जो बर्थ है वो इंक्रीज करता है, लेकिन जो मोर्टिलिटी है वो घटाता है पॉपुलेशन डेंसिटी को। जो इमाइग्रेशन है वो पॉपुलेशन को बढ़ाएगा और जो इमाइग्रेशन है वो पॉपुलेशन को घटाएगा। तो अगर कुछ ऐसा होने लग रहा है तो हम अलग से एक फॉर्मूला बना सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है कि चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है कि बर्थ कितना हुआ है और इमाइग्रेशन कितना हुआ है, माइनस मोर्टेलिटी जो है वो कितनी होने लग रही है, साथ में जो इमाइग्रेशन है वो कितना होने लग रहा है। तो अगर बर्थ प्लस में इमाइग्रेशन अगर ज़्यादा होने लग रहा है एज़ कम्पेयर टू मोर्टिलिटी प्लस में इमाइग्रेशन के, तब तो हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो पॉपुलेशन जो है यहाँ पे इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर बर्थ प्लस में इमाइग्रेशन अगर कम है और मोर्टिलिटी प्लस में जो इमाइग्रेशन है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, जो पॉपुलेशन आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा, उसके अंदर डिक्रीज जो है वो होगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हमारा एक हमारा लास्ट का जो टॉपिक है वो है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। एंड जो मॉडल है वो दो टाइप के दिए गए हैं। रिमेंबर, मॉडल का मतलब यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करने लग रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन यहाँ से ग्रो करेगी तो वो किस वे में ग्रो कर सकती है। तो इसका भी यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के ग्रोथ मॉडल दे रखे हैं। एक जो मॉडल है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, एंड दूसरे को हम बोलते हैं सिग्मोइड ग्रोथ मॉडल। सिग्मोइड ग्रोथ मॉडल को अलग से एस टाइप जो है वो भी हम कहते हैं, एंड इसको मच मोर रियलिस्टिक जो है वो भी मानते हैं। तो इसको तो मानते हैं हम रियलिस्टिक, एंड रियलिस्टिक मॉडल जो है वो इसको मानते हैं, एंड इसको मानते हैं हम अनरियलिस्टिक। अनरियलिस्टिक क्यों मानते हैं, बिकॉज टू फॉलो दिस मॉडल देयर मस्ट बी abundant food for the पॉपुलेशन के लिए अबंडेंट फूड जो है वो होना चाहिए। नॉर्मली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि लेट से ये हमारे दो लेवल है, एक जो है वो टाइम का हो गया एंड एक जो है पॉपुलेशन डेंसिटी का हो गया। एंड यहाँ पर जो हमें ग्राफ मिलता है वो ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलता है। अगर आप इस ग्राफ के अंदर देखो तो इस ग्राफ के अंदर ये बताया गया है कि स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन जो है वो लगभग कम ही थी, एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ा, तो यानी कि जैसे जैसे यहाँ से टाइम बढ़ा है वैसे वैसे करके जो पॉपुलेशन है
वो थोड़े से टाइम के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ने लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम अगर हम देखें तो इन दो टाइम के बीच में यहाँ पर तो पॉपुलेशन एकदम से काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम ग्रो की है। तो जो कम ग्रो की है उस फेज़ को बोलते हैं हम लैग फेज़। तो इसके अंदर दो फेज़ हैं, एक है लैग फेज़। तो लैग फेज़ कौन सा फेज़ है? एक तो ये फर्स्ट फेज़ है और दूसरा भाई इसको हम कह सकते हैं कि इन दिस फेज़ पॉपुलेशन इज़ वेरी लो। ठीक है, दूसरा फेज़ जिसको हम कहेंगे क्या? लॉग फेज़, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, लॉग फेज़। तो जो लॉग फेज़ है वो सेकंड फेज़ है एंड इसके अंदर जो पॉपुलेशन जो है वो ग्रो होती है एक्सपोनेंशियली, यानी कि एकदम से काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलेशन जो है बढ़ जाती है। अगर पॉपुलेशन यहाँ पर एक्सपोनेंशियली बढ़ती है तो क्या ये हमेशा ऐसी बढ़ती रहेगी? नहीं, इसका जो एंड रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद में यहाँ पर जो है क्रैश आ जाएगा। जनरली जैसे एल्गल ब्लूम है, एकदम से काई जो पोंड है या फिर कोई एक एक्वेटिक एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है, तो वो जो ग्रोथ है वो कैसी है? एक्सपोनेंशियल, एकदम से बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाना। लेकिन उसके बाद होगा क्या? धीरे धीरे करके उसी पॉपुलेशन जो है एकदम से ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी आती हैं। और चीज़ें क्या क्या आ सकती है इसके अंदर कि इन दिस पॉपुलेशन हम ये कह सकते हैं कि इन दिस पॉपुलेशन क्रैश occur at the exponential phase। तो एक्सपोनेंशियल फेज़ के बाद में यहाँ पर जो है क्रैश आता है। इसके लिए अलग से एक फॉर्मूला भी है, वो जो फॉर्मूला है उसको हम लिख सकते हैं dn/dt = Rn। तो R क्या है इसके अंदर? R है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो वैसे ये होता क्या है? तो R को हम मानते हैं बर्थ रेट माइनस में डेथ रेट मानते हैं। तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ने लग रही है कि जो मर गए और जितने पैदा हुए हैं वो बच गए, तो उनसे बढ़ती है। अगर बर्थ रेट अगर ज़्यादा है तो डेथ जितनी हुई है तो बर्थ रेट से कम हो जाएगा और जो बचा हुआ होगा उससे पॉपुलेशन नेचुरली जो है बढ़ती है। तो बर्थ रेट माइनस डेथ रेट वो क्या है? हमारा R है, ये R। N नोट क्या होता है? N नोट है वो इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो होती है। dn/dt क्या है? dn/dt, dn/dt है चेंज इन पॉपुलेशन। इसको अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट किया गया है। वो कैसे? हमने इसको रिप्रेजेंट किया है NT = N0e/RT। R तो वही है, ठीक है। N नोट क्या? इनिशियल पॉपुलेशन है। dn/dt की जगह क्या आ गया? NT आ गया। NT यहाँ पर क्या है? NT का मतलब है पॉपुलेशन आफ्टर टी टाइम कितना भी हो सकता है। मान लो आप 10 साल 20 साल 50 साल के बाद पूछने लग रहे हो कि पॉपुलेशन कितनी होगी, तो इस फॉर्मूले से निकल सकती है। ये क्या है? बेस है भाई, बेस ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। तो एक हमारा ये जो है कंप्लीट हो गया। दूसरा है हमारा सिग्मॉइड ग्रोथ मॉडल, पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो है वो भी कहते हैं। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दो वेरिएबल के अंदर। तो लेट्स से ये हमारा टाइम हो गया एंड यहाँ पे n, व्हाट इज़ n का मतलब है यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पर इस जो फेज़ है उसके अंदर जो ग्रोथ का पैटर्न आता है वो कुछ इस टाइप का आता है। एंड जब हम इस टाइप को देखते हैं तो क्या समझ में आता है? तो जो ग्रोथ हुई है तो स्टार्टिंग में अगर देखें तो पॉपुलेशन लगभग वैसी है, कोई उसके अंदर चेंज जो है वो नहीं आने लग रहा। लेकिन जैसे ये टाइम पीरियड आता है तब जो पॉपुलेशन है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पर ये जो फेज़ है, एक ये फेज़ है, एक ये जो फेज़ है, इनको अलग अलग फेज़ का नाम दिया गया है। पहले का मतलब क्या है? लैग फेज़। तो लैग फेज़ के अंदर वही लिखेंगे क्या? एक तो ये फर्स्ट फेज़ है। दूसरा हम क्या लिखेंगे? दूसरा हम लिखेंगे कि
इन दिस फेज पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस। उसके बाद में दूसरा एक्सपोनेंशियल फेज़, एक्सपोनेंशियल, या फिर इसको हम कह सकते हैं लॉग फेज़ भी बोल सकते हैं इसको हम। तो कोई भी फेज़ आ जाए तो कुल मिला के एक ही बात है, लॉग फेज़ या फिर एक्सपोनेंशियल फेज़। तो इन दिस फेज़ पॉपुलेशन इंक्रीज एट ए वेरी हाई रेट, काफ़ी ज़्यादा रेट से पॉपुलेशन जो है वो बढ़नी जो है वो स्टार्ट होती है। एंड फिर उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पॉपुलेशन जानी कहाँ चाहिए थी, वेल पॉपुलेशन जो है वो जानी चाहिए थी यहाँ, लेकिन पॉपुलेशन यहाँ ना जा करके कम होने लगी। तो इसका मतलब क्या है, डिक्लाइन होने लगी। तो हम इसको डी एक्सेलरेशन फेज जो है वो भी कह सकते हैं। डेक्लेरेशन फेज़ जो है वो भी कह सकते हैं, या फिर डी एक्सेलरेशन फेज़ जो है वो भी इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, जो कंपटीशन है, कंपटीशन अमंग इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज़ वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड जब वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो जो है लेस होता चला जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे क्या होने लग रहा है, जो पॉपुलेशन है वो अब नहीं बढ़ने लग रही। तो यानी कि एक अगला फेज़ आ गया जिसको हम कहते हैं स्टेबल फेज़। और स्टेबल फेज़ के अंदर क्या होता है, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन जो है वो बराबर होगी किसकी, कैरिंग कैपेसिटी की। देखेंगे कैरिंग कैपेसिटी जो है वो क्या चीज़ होती है, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यानी कि इस मॉडल के अंदर देखें तो एक कैरिंग कैपेसिटी का एक अलग रोल जो है वो आता है। लेकिन ये है क्या कैरिंग कैपेसिटी, तो कैरिंग कैपेसिटी को समझते हैं। तो इसके अंदर हम बता सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करती है अप टू दी कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दी हैबिटेट। अब ये कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो कैरिंग कैपेसिटी यानी कि कैरिंग कैपेसिटी यानी कि के इज़ दी कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, कैपेसिटी is the capacity of habitat of its resource that can hold maximum individual of a species। तो हम इसको कुछ ऐसे समझे, मान लो एक एरिया है एंड उस एरिया के अंदर जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो बढ़ने लग रही है। एंड ह्यूमन, लेट्स से एक ह्यूमन को चाहिए दिन में एक रोटी, एंड रोटी वहाँ पर बनती कितनी है, यानी कि रोटी वहाँ पर अवेलेबल कितनी है, 100। तो अगर वहाँ पर 100 रोटी बनती है एंड एक रोटी ही चाहिए एक इंडिविजुअल को, तो वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन ग्रो कर सकती है, 100 ह्यूमन जो है वो ग्रो कर सकते हैं। अगर 100 ह्यूमन वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं तो तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 100 से ज़्यादा होगा तो 100 ही रोटियाँ बनती थी, तो उससे ज़्यादा बनती नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा, कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा एंड पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे करके रिड्यूस जो है वो होने लग जाएगी। तो यानी कि कैरिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी है हैबिटेट की जिसमें रिसोर्स जो है वो मैक्सिमम इंडिविजुअल को होल्ड कर सके। अगर उससे ज़्यादा होगा तो वो होल्ड नहीं कर पाए क्योंकि उसके लिए उतने रिसोर्स जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। तो इसके अंदर जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ रजिस्टर्ड बाय द कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। तो कंपटीशन के जो रिसोर्स है
उसकी वजह से जो है पॉपुलेशन जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसको हम एक फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट करते हैं, dn/dt=rn। तो ये तो वैसा का वैसा हो गया। और इसके साथ में क्या है, k-n/k। ये क्या है, ये है हमारा रेजिस्टेंस। एंड व्हाट इज़ के क्या है, के जो है हमारा कैरिंग कैपेसिटी है। सो दिस इज़ दी एंड ऑफ दिस टॉपिक। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप उसको कमेंट करें, मैं उसको ज़रूर आंसर दूंगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, आपको जो है पता होना चाहिए। एंड जो जूम मीटिंग होगी उसके अंदर मैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन जो है कर दूंगा। थैंक्स।